नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में, और इसके साथ ही बात होगी सर्दियों में मुर्गियों की देखभाल और फार्म प्रबंधन की। तो आज गुरुवार है और ये दोनों ही विषय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इनकी जानकारी लेना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060 और 1800-113061। जब भी आप हमें फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी हमें फ़ोन करें अपने टीवी की आवाज़ को उस दौरान खास तौर से बिल्कुल बंद रखें जब आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हों। आइए आपका परिचय करवा देते हैं स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लिपि सैरीवाल और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिमांशु पांडे। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। तो फिर आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर लिपि का। डॉक्टर लिपि, जैसे कि आज का हमारा विषय ही है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, तो इसकी शुरुआत कब हुई और इसके पीछे उद्देश्य क्या था? पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, कोरोना काल में 24 जून 2020 में कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज के अंदर 15,000 करोड़ का ये एक फंड स्टैब्लिश किया, जिसमें प्रसंस्करण को लेके किस तरीके से उद्यमी अपना व्यापार बना सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, उससे सहायता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में हम तमाम जानकारियां विस्तार से डॉक्टर लिपि आपसे हासिल करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से जो हमारे किसान हैं या उद्यमी हैं इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन पहले देखते हैं इस विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। हमारी सरकार कृषि के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी विकास का विशेष ध्यान रखती है और इस दिशा में सरकार ने कई योजनाएं भी बनाई है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के तहत 15,000 करोड़ रुपए के ऋण की पेशकश करने की योजना शुरू की गई है। इसके तहत किसान और पशुपालक ऋण का 90% तक प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि को डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना और पशु चारा संयंत्र की स्थापना हेतु व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, SSME, किसान उत्पादक संगठनों और धारा 8 कंपनियों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया है। इसके तहत पशुपालन से संबंधित इकाइयों को शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना का उद्देश्य दूध प्रसंस्करण क्षमता और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करके असंगठित ग्रामीण दूध बाजार तक अधिक से अधिक पहुंच प्रदान करना, उत्पादक के लिए बढ़ी हुई कीमत उपलब्ध कराना, घरेलू उपभोक्ता के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना, देश की बढ़ती आबादी की प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण भोजन की आवश्यकता को पूरा करना और दुनिया में कुपोषित बच्चों की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक में कुपोषण को रोकना, उद्यमिता विकसित करना और रोजगार सृजित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और दूध तथा मांस के क्षेत्र में निर्यात के योगदान को बढ़ाना, किफायती मूल्य पर संतुलित राशन प्रदान करने के लिए गो पशु, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और कुक्कुट को गुणवत्ता केंद्रित पशु चारा उपलब्ध कराना। पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालन अवसंरचना विकास निधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से पशुपालक न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि मुनाफा कमाते हुए अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। तो अभी आपने देखी ये खास रिपोर्ट। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब हम रुख करते हैं डॉक्टर हिमांशु का। डॉक्टर हिमांशु, आज आपसे हम जानकारी लेने वाले हैं मुर्गी पालन और फार्म प्रबंधन के बारे में। तो बात हो रही है यहाँ पर बदलते मौसम की, और सर्दियाँ अब जैसे थोड़ा मौसम में ठंडक भी जो है वो शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में मुर्गियों का रखरखाव किस प्रकार से करें हमारे मुर्गी पालक? देखिए, निश्चित तौर पर जितने भी हमारे मुर्गी पालक भाई हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में जब भी कोई मौसम बदल रहा होता है, खासकर जब ठंड आ रही है, तो उनको मुर्गियों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय जो भी उनका शेड बना होता है उस शेड में पर्दे जो होते हैं वो पूरी तरह से ऊपर
तक उनके कवर रहने चाहिए। उसके अलावा साफ सफाई का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए जब मुर्गियां आने वाली हों, क्योंकि देखा जाता है अर्ली मॉर्निंग में ही मुर्गियों की जो भी चूजे होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में ही पहुंचते हैं। उसके पहले आप अच्छी तरह से अपने जो भी शेड है या पर्दे हैं अच्छे से साफ कर लीजिए। कहीं कोनों में आपके किसी तरीके का जाला गंदगी ना हो जिससे कि परजीवी आपकी मुर्गियों को न परेशान कर सके। इसके साथ साथ आप जितना भी एरिया है, यदि आप 1000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो उसका जो 1/4 एरिया है उसमें आपको मुर्गियों को ब्रूडिंग करानी है। उनको 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान आपको देना है। इसके लिए आपको जितने भी मुर्गी पालक हैं उनको एक थर्मामीटर स्केल जो है अपने मुर्गी पालन जहां पर शेड है वहां पर लगा देना चाहिए, जिससे कि वो टेम्परेचर देखते रहें। और कोई भी ब्रूडर, चाहे वो भट्ठी वाला ब्रूडर हो चाहे गैस ब्रूडर हो, किसी का प्रयोग कर सकते हैं, पर टेम्परेचर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में जो चिक्स होते हैं काफी कोमल होते हैं, थोड़ी सी यदि उनको ठंड लग जाती है तो वो उनमें मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो यदि उनका रखरखाव अच्छे से करें, उनको टेम्परेचर अच्छा दें और फिर उनको जो खान पान होता है शुरुआती आने के पश्चात उनको तुरंत आप विटामिन्स हैं वो दे दीजिए, पर जैविक दवाएं दे दें जिससे कि उनमें जो एक पिकअप होता पकड़ ले मांस के लिए, अंडे के लिए, जिसके लिए आप पाल रहे हैं। यदि आपने उनको अच्छी तरह से उनका पालन पोषण चालू कर दिया तो निश्चित तौर पर जो आपका फायदा अच्छे से हो जाएगा और मुर्गियां आपकी स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर हिमांशु, इस विषय पर भी आपसे विस्तार से जरूर जो है वो जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। सर्दियों के मौसम में मुर्गी पालकों को खास ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे में उनके खानपान से लेकर उनके आवास में भी खास देखभाल की जरूरत होती है। सर्दियों में मुर्गी पालन हेतु चूजों की ब्रूडिंग 1 से 20 दिन तक उचित तापमान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। शुरुआती ठंड के मौसम में मुर्गी घर पर्दे से ढके रहने चाहिए, जिससे बाहर की ठंडी हवाओं से चूजों को दिक्कत ना हो। सर्दियों में अगर तापमान 10 डिग्री से कम हो जाता है तब आवास को गर्म रखने की आवश्यकता होती है। साथ ही आवास के ऊपर प्लास्टिक, बोरे, फट्टी आदि से ढक देना चाहिए। इसके अलावा फर्श पर भी बिछाली डालें जिससे तापमान को कम किया जा सके। साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुर्गी घर में एक तापक्रम थर्मामीटर अवश्य टांग दे जिससे तापक्रम बढ़ने या घटने का अवश्य पता चल सके। चूजों को मुर्गी घर में लाते ही गुड़ पानी का घोल दे जिससे उसकी थकान मिट सके। 1 से 3 दिन तक पानी में एंटीबायोटिक्स दवा मिलाकर अवश्य दे। 4 से 6 दिन तक विटामिन ए एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते रहे जिससे चूजे मजबूत हो जाए। मांस वाली मुर्गी को प्रति मुर्गी 1 वर्ग फुट व अंडे वाली मुर्गी को 1.5 वर्ग फुट स्थान दे। चूजों को एक जगह इकट्ठा ना होने दे, उनको ऐसी स्थिति में अलग करते रहे। वहीं सभी मुर्गियों का टीकाकरण अवश्य करवाए, अन्यथा उनको बीमारी हो सकती है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए आपको एक बार फिर से बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में, और साथ ही बात हो रही है कि सर्दियों में किस तरह से मुर्गियों की देखभाल करें और कैसे करें फार्म प्रबंधन। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं बेहिचक फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113-606 और 61 पर। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल मध्यम रखें जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर लिपि का। डॉक्टर लिपि, अब आपसे मैं यहाँ पर विस्तार से समझना चाहूंगी इसके बारे में, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में, कि किस तरह से ये हमारे पशुपालकों के जीवन में एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में इसमें डेयरी प्रोसेसिंग, मीट प्रोसेसिंग, किसी भी एनिमल फीड यूनिट का हुआ, या फिर ब्रीड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के लिए अगर कोई भी, ये हम एंटरप्रेन्योर हो सकता है, एक प्राइवेट कंपनी हो सकती है, कोई एमएसएमई हो सकता है या एफपीओ हो सकता है, वो इसके अगेंस्ट बैंक से लोन ले सकते हैं जो कि 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है। उसमें जो भारत सरकार दे रही है वो देती है 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको लगाता है उसमें 3% का की छूट भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। और ताकि किसी जो भी अप्लाई कर रहा है इसमें उसको किसी किस्म का नुकसान ना हो, एक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट भी बनाया गया है नाबार्ड द्वारा जो कि 750 करोड़ का इसमें है, जिसमें 25% क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है।
तो बिल्कुल ये आपने काफ़ी अच्छी जो है वो हमारे दर्शकों को जानकारी पहुंचाई है इसके संबंध में कि कैसे जो है वो आर्थिक लाभ भी जो है वो इससे प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर हिमांशु, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि हमने बात की कि सर्दियों के मौसम में किस तरह से हम जो है वो मुर्गियों का रखरखाव करें, लेकिन अगर हम बात करें मुर्गियों की अच्छी नस्ल की, तो जो हमारे किसान भाई बहन या फिर जो हमारे युवा किसान हैं वो मुर्गी पालन के क्षेत्र में अगर आगे आना चाहते हैं तो किस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? कौन सी अच्छी नस्लें हैं जिनका चयन कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारे युवक हैं, क्योंकि युवा ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नस्ल के पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप स्थान का सही चुनाव करें। यदि हमेशा स्थान ऊंचा होगा, घर से थोड़ा दूर होगा और ऊंचे स्थान पर होगा तो वहाँ पानी वगैरह नहीं भरेगा, क्योंकि पानी वानी भरने से निश्चित तौर पर परजीवियों का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जल निकास होना चाहिए, मार्केट हमारी पास में होनी चाहिए, बिजली की सुविधा होनी चाहिए, यदि और लेबर आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए। 3-4 चीज़ों का यदि ख्याल हमारे नवयुवक रख लेंगे मुर्गी पालन जो करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुर्गी पालन अच्छा हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा, जहाँ तक ब्रीड की बात है, तो मांस वाली यदि मुर्गियाँ आप पालना चाह रहे हैं तो काब 100 और काब 400 2 स्ट्रेन आते हैं। इन 2 स्ट्रेन में आप चयन करेंगे। काब 400 जो स्ट्रेन होता है वो तेज़ी के साथ बढ़ता है, पर मृत्यु दर उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है। पर काब 100 जो स्ट्रेन होता है वो थोड़ा धीमे बढ़ता है, पर उसमें मृत्यु दर कम होती है। तो इन स्ट्रेन में से किसी का मांसल मुर्गी का आप चयन कर सकते हैं। और यदि हमारे नवयुवक चाहते हैं कि घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन कर लें बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के तहत, तो उसके लिए वनराजा है, गिरिराजा है, एक बरेली से कैरी 786 निकाली गई है, उसका चयन कर सकते हैं। और हमारे कुछ पुरानी ग्राम प्रिया या असील इस तरीके की जो मुर्गियां हैं उनका भी चयन किया जा सकता है। अंडे वाली मुर्गियों में व्हाइट लेघार्न एक मुर्गी है जो कि बहुत ही अच्छी मुर्गी, उसे BV 300 के नाम से जाना जाता है। ये एक वर्ष में 300 अंडे तक दे सकती है। इसका चयन करना चाहिए, क्योंकि कॉमर्शियल उद्देश्य से यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आपको अच्छी मुर्गी का चयन करना चाहिए। तो आप व्हाइट लेघार्न का चयन कर सकते हैं। आजकल क्योंकि देखा जा रहा है कि देसी की डिमांड भी मुर्गियों की खूब हो रही है, तो इसके लिए रोड आइलैंड रेड भी एक मुर्गी है जिसका भी पालन कर सकते हैं। वो 170 से 180 अंडे के आसपास देती है और उसका भी मार्केट काफ़ी अच्छा है। तो यदि ये हमारे नवयुवक या जो मुर्गी पालक मुर्गी पालन करने जा रहे हैं इन नस्लों का चयन करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको मुनाफा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर लिप्पे, जैसे हम यहाँ पर बात करें पशुपालन अवसंरचना की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, कौन कौन से ऐसे पशुपालक हैं हमारे जो इसका लाभ ले सकते हैं? पशुपालक ही नहीं, जितने भी उद्यमी जो पशुपालन से जुड़े हैं, जैसे किसी को अपने डेयरी किसी के पास है और वो दूध से पनीर बनाना चाहता है, एक आइसक्रीम यूनिट बनाना चाहता है, चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, वे पाउडर आजकल बहुत मार्केट में मिल रहा है, उस सब चीज़ों की, वो सारे छोटे छोटे जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रसंस्करण होके निकलते हैं, उसका उत्पाद बढ़ाने के लिए आप इस स्कीम से, इसी तरीके से मीट प्रोसेसिंग में जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, चाहे तो वो उसके स्लॉटर हाउस हुए या फिर उनको और अच्छा कैसे बनाएं, जैसे कि सॉसेज, हैम, ये जो प्रोडक्ट्स हम मीट से निकल के बनते हैं, उनके लिए एक छोटी छोटी यूनिट्स करके जो आजकल के युवा हैं जो कि बहुत अच्छे पढ़े लिखे होने के बाद भी वो लोग यहाँ आके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एनिमल फीड यूनिट, जो चारा जो हम, चाहे वो मुर्गियों के लिए हो, चाहे गाय के लिए हो, चाहे वो भेड़ बकरी के लिए हो, चारा उत्पादन जो यूनिट्स हैं उसमें एनरिच साइलेज ब्लॉक बना सकते हैं, चाहे तो प्रोटीन बाईपास प्रोटीन यूनिट बना सकते हैं। और ब्रीड इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी और ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, जो कि गाय के लिए, भैंस के लिए, भेड़ बकरी और पोल्ट्री के लिए जितने भी एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड पोल्ट्री फार्म्स हैं जिसमें तापमान को नियंत्रित रखा जा सकता है और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, वो सारी टेक्नोलॉजी को देने के लिए ये एक स्कीम बनाई गई है जिसमें भारत सरकार का एक ये छोटा सा प्रयास है। बिल्कुल। तो अगर इसके बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो बेहिचक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारा ये जो विषय है हमारे कार्यक्रम के वो यही है, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, और साथ ही हम बात करें किस तरह आप सर्दियों के मौसम में कर सकते हैं मुर्गियों की देखभाल और कैसे करना है आपने फार्म प्रबंधन। 1800113060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर हैं। कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में और साथ ही बात हो रही है सर्दियों के मौसम में किस तरह से आप कर सकते हैं मुर्गियों की देखभाल और कैसे आपने करना है फार्म प्रबंधन। दोनों विषयों के संबंध में अगर कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर जो कि है 1800-113060 और 61। डॉक्टर हिमांशु, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो ईमेल के जरिए भी अपने प्रश्न जो है वो हमें भेजते हैं। यहाँ पे रूपलाल सोलंकी जी ने मध्य प्रदेश से हमें ईमेल किया है और उनका सवाल है, मुर्गी के सभी अंडों में से चूजे नहीं निकलते, 10 में से सिर्फ 4-5 ही निकलते हैं, ऐसा क्यों है और उसका उपचार क्या करें? देखिए सोलंकी जी, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे जितने भी अंडे में से आपके नहीं निकल रहे हैं चूजे, ये आपकी संख्या काफ़ी कम है। तकरीबन 10 में से 8 अंडे में से चूजे निकलने चाहिए, 7 से 8 अंडे में से चूजे अवश्य निकलने चाहिए। निश्चित तौर पर अंडे में चूजे जो नहीं निकल रहे हैं उनकी मुर्गियों की खिलाई पिलाई में कोई न कोई उनकी डिफिशेंसी रह गई है किसी न किसी तत्व की। कहीं आपने कैल्शियम पूरी तरीके से, या आपने जो आहार का चेंज किया होगा, आहार के चेंज करने का कई बार क्या होता है कि मांसल मुर्गियों का आहार अंडे वाली मुर्गियों में शुरुआत में चला दिया जाता है, या आहार में कोई न कोई परेशानी रही, इस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। या कुछ जो मुर्गियों की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कारण इस तरीके की घटनाएं घटती हैं कि पूरे अंडे में नहीं से बच्चे नहीं निकल पाते। वैसे 7 से 8 मुर्गियों में से बच्चे निकलने चाहिए। इसके लिए बेहतर होगा कि आप मुर्गियों का जो आहार है वो प्रॉपर रखें, और जब आपका मुर्गियां हमारी लेइंग करने वाली होती है, जब अंडे निकालने वाली होती है, उसमें उनके आहार में हमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। तो अंडे उनकी पूरी प्रॉपर उनकी खिलाई पिलाई रहेगी तो उनके अंडों से बच्चे आसानी से निकल सकेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर लिपि, इसी से संबंधित मेरा सवाल यहाँ पर आपसे, क्योंकि हम मुर्गी पालन की भी बात कर रहे हैं, तो ये जो पशुपालन अवसंरचना विकास निधि है, इसमें मुर्गी पालकों के लिए क्या कुछ खास है? इसमें एक कैटेगरी है जो कि मीट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन है। उसमें जितने भी मुर्गी पालक हैं, अगर वो किसी तरीके से अपनी मुर्गियों को मार्केट में बेचते हैं और उसको प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, तो वो उसमें से ये उसके लिए एक बहुत अच्छा एक कैटेगरी है। उसमें 90% तक लोन ले सकता है। और एक साथ में ही एक और कैटेगरी है जिसमें कि टेक्नोलॉजिकली असिस्टेड पोल्ट्री फार्म अगर किसी को लगाना है तो उसमें भी इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन इस स्कीम के द्वारा मिला जा सकता है। और इस स्कीम के अप्लाई करने का कोई भी कागजी कार्यवाही नहीं होनी है। इसमें मैं बताना चाहूँगी hidf.udyamimitra.in जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें सभी किसान भाई अपने एप्लीकेशन को इसी में भर सकते हैं और साथ ही अपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगानी है वो सारे भी इसी में अपलोड करके, और उसको ये एक सहायता इसमें है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन जो है वो इसे भर सकते हैं, लेकिन हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे भी होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं होते, तो ऐसे में उनके लिए कोई और विकल्प है क्या? कॉमन सर्विस सेंटर्स जो कि गांव-गांव में विलेज लेवल पे अभी हैं, तो हमने इस पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर से इंटीग्रेट किया गया है, तो जिससे कोई भी किसान भाई या बहन अगर वहाँ जाएं कॉमन सर्विस सेंटर्स को, उनकी भी हमने ट्रेनिंग करी है और हमने उनकी हैंड होल्डिंग करी है कि HIDF की क्या क्या गाइडलाइंस है। तो वो अगर कोई भी किसान उनके पास जाएगा तो वो उनकी मदद करेंगे, और वो इस पोर्टल के थ्रू, वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है इस पोर्टल में, और वो उसमें अप्लाई कराएंगे, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे और इसमें अप्लाई हो पाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं फार्म प्रबंधन के बारे में भी, तो जो फार्म्स होते हैं उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? किस तरीके का जो है वो फार्म होना चाहिए, और शहर से कितनी दूर या जो शोर शराबे वाले इलाके होते हैं उनसे कितनी दूर रहना चाहिए? लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि जहाँ पर ये फार्म सिचुएटेड होने चाहिए, घर से कम इसकी दूरी आधा किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। कई बार क्योंकि जो इनकी बीट वगैरह निकलती रहती है तो स्मेल आ जाती है, तो दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो इसको थोड़ा कम से कम 500 मीटर दूरी रहेगी आपके घर के आसपास से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
और मैं आपको बताना चाहूँगा जो इनका आवास होना चाहिए, आवास के लिए ऊंचाई वाला स्थान होना चाहिए, जो मैंने पहले चीज़ें मेंशन की थी कि बिजली वगैरह की लगातार उसमें सप्लाई रहे, मार्केट पास हो, लेबर की अवेलेबिलिटी हो। इसके साथ साथ जो भी हाउस आप बनाते हैं मुर्गियों, मांसल मुर्गियों के लिए जो हाउस बना रहे हैं, यदि मान लीजिए 5000 मुर्गियाँ आप पालने जा रहे हैं, कम से कम कमर्शियल लेवल पर 5000 मुर्गियाँ यदि आप पालते हैं मांसल, तो इसके लिए आपको 5000 स्क्वायर फीट अंदर की जगह चाहिए होती है। प्रति मुर्गी को 1 वर्ग फुट स्थान की मांसल मुर्गियों को आवश्यकता होती है। और इसमें से हम 1/4 भाग में इनकी ब्रूडिंग कराते हैं 5000 मुर्गियों की, क्योंकि 2% जो चिक्स होते हैं वो हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो यदि 2% एक्स्ट्रा चिक्स की बात करें तो 100 चिक्स में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, 5100 मुर्गी हो जाती है। और इस समय जब ठंड का मौसम चल रहा है, यदि हमारे मुर्गी पालक बहुत अच्छे से ब्रूडिंग कराएंगे तो उनकी मृत्यु दर 2% भी नहीं जाती है। ऐसी स्थिति में जब उनको अपना माल जो जिसको बोलते हैं मांस वगैरह बेचना होता है, तो उनको तंदूरी स्टेज में, शुरुआत की जो स्टेज होती है 25-26 दिन में तंदूरी के रूप में उसको निकाल देना चाहिए। पर यह ध्यान देना चाहिए कि उसका रेट ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। आमतौर पर देखा जाता है कि जो बड़ा माल होता है 2 किलोग्राम तक का, उससे छोटे माल का 900 ग्राम से 1200 ग्राम तक का जो हमारी मुर्गी हो जाती है, उसको हम तंदूरी चिकन बोलते हैं। तो उस स्टेज पर हम यदि निकाल देते हैं 500-700 मुर्गियां, तो उससे में सभी मुर्गियों को प्रॉपर स्पेस मिल जाता है और उनका अच्छे से हम रखरखाव कर सकते हैं। पर इसके लिए ठंडक का मौसम है, तो जो लीटर होता है बिछावन, उसमें लकड़ी के बुरादे का प्रयोग करें। लकड़ी का बुरादा बहुत ही अच्छा होता है, मुर्गियों को अच्छी गर्मी देता है, और साथ में जो इसकी खाद बनती है वो भी बहुत अच्छी गुणवत्ता की बनती है। तो इसके लिए प्रॉपर स्थान उनको मिल जाए, और साथ में जो मुर्गी पालक हैं बीच बीच में जो उनके पास खोदी होती है उससे खोदते भी रहें, क्योंकि बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। यदि हार्ड होता रहता है तो मुर्गियों को बीमारी हो जाने की, मुर्गियों के पेट में कई बार पानी भर जाने की संभावना और अन्य बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ती रहती हैं। तो फार्म की देखरेख डे टू डे मुर्गी पालक जाए, देखता रहे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही फार्म में। दिक्कत आ रही तो जिन चूजों को या जिन मुर्गियों को दिक्कत आ रही उनको आप आइसोलेट कर लें, अलग कर लीजिए, और उनका रखरखाव अलग करिए स्वस्थ मुर्गियों से तुरंत। क्योंकि यदि आपने इस तरीके की सावधानी नहीं बरती तो फिर दिक्कतें चालू हो जाती हैं। और शेड में एक चीज और खास ध्यान रखने वाली है कि लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं, 70 फीट 100 फीट, पर चौड़ाई 30 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए एक सेट की। एक सेट से दूसरे सेट के बीच में कम से कम 10 फुट का गैप होना चाहिए, और एक सेट की चौड़ाई 30 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुर्गियां जो होती हैं उनके पसीने वाली ग्रंथियां नहीं होती हैं। यदि इससे अधिक चौड़ाई आप रखते हैं 35 फुट 40 फुट, तो मुर्गियों को पूरी प्रॉपर हवा नहीं मिल पाती, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, और मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें यहाँ पर मैं चाहूंगी आप जानकारी और हमारे दर्शकों को दें कि जो छोटे चूजे होते हैं उनको किस तरीके से उनका ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि उनको जो है वो आप बल्ब से भी जो है वो गर्मी पहुंचा सकते हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी दें? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि जो छोटे चूजे होते हैं वही बढ़कर मुर्गी बनते हैं और वही हमें अंडे या मांस के रूप में फायदा दे सकते हैं, तो उनका रखरखाव बहुत अच्छे से करना चाहिए। मैंने बताया जैसा कि अर्ली मॉर्निंग में हमारे जब चिक्स अराइवल होते किसी भी हैचरी से, तो हमको तुरंत उनको जैसे ही पहले से तैयारी कर लेते हैं, लीटर के ऊपर अखबार बिछा लेते हैं जिससे उनके पैरों में कोई चीज चुभे ना। लीटर कई बार कोई सख्त चीज रह जाती, उनको एक एक करके छोड़ते जाइए। उससे 2-3 फायदे हैं। एक तो आपकी काउंटिंग अच्छे से हो जाएगी, एक बॉक्स में तकरीबन 67 चिक्स के आसपास आते हैं, धीरे धीरे उतारते जाइए। और जो गुड़ और पानी का घोल है वो हमको बना लेना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है आमतौर पर कई बार हैचरी की दूरी 100 किलोमीटर से अधिक होती है। तो यदि चिक्स आएंगे और उनको, वैसे तो 48 घंटे तक हमारे जो चिक्स हैं वो भूखे रह सकते हैं, उनके अंदर कितनी क्षमता होती है, पर उनके आने के बाद तुरंत उनको यदि हम गुड़ पानी का घोल दे देते हैं तो उनको ऊर्जा का काम करता है। और आने के पश्चात फिर जो उनकी ट्रे होती है, ट्रे में हमको पहले आहार डालना चाहिए, प्री स्टार्टर आहार होता है, उसको ट्रे में डालिए, जिससे उनकी हाइट, यदि आपने शुरू में बर्तन लगा दिए, कई बार हमारे मुर्गी पालक समझ नहीं पाते हैं तो फिर वो उतनी ढंग से खा नहीं पाते, तो आप थोड़ा सा पेपर में फैला दीजिए, थोड़ा ट्रे में रख दीजिए। ट्रे से हमारे जो बच्चे खाते रहेंगे। 3 दिन तक उनको एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाएं दीजिए, जिससे कि वो किसी भी बीमारी से लड़ने की उनके अंदर शक्ति आ जाए। और उसके पश्चात 3 से 4 दिन तक विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मुर्गियों में ज्यादातर समस्याएं विटामिन की कमी से आती हैं, क्योंकि यदि लंगड़ापन आ रहा है तो विटामिन B2 की कमी से आ रहा है, विटामिन B6 की कमी से भी पंख वगैरह जो उनमें कमी आती है, और आंखों का अंधापन, इस तरीके की चीजें विटामिन ए से होती है। तो विटामिन ए 60 ml और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 1 लीटर मिला के सभी मुर्गियों के जो भी पानी के बर्तन हैं उनमें 1-1 कप डाल दीजिए, और उनको 4 से 6 दिन तक चलाते रहिए। और उसके पश्चात फिर उनका टीकाकरण अवश्य करिए, क्योंकि हमारी जो मुर्गियां होती 7वें दिन पर रानी खेत का लासोटा वैक्सीन होता है। टीकाकरण करते समय 1-2 सावधानियां रखनी चाहिए। उनकी आंखों में हमें 1-1 करके बूंद डाल के सभी मुर्गियों का टीकाकरण करना है, कोई भी मुर्गी छूटने ना पाए। दूसरी चीज,
मुर्गियों की भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो बीच में एक आप डिवाइड कर लीजिए और एक एक करके आप छोड़ते रहिए उसमें। और तीसरा, कोई भी वैक्सीन की बूंद जमीन में नहीं गिरनी चाहिए। वैक्सीन की जब बॉटल खत्म हो जाए तो उसको हमें डिस्पोज आप भी दूर जाके उसको कम से कम 100-200 मीटर दूर जाके गड्ढे में दबा देना चाहिए। तो वैक्सीनेशन थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे। ये छोटी छोटी सावधानियां रखी। और ब्रूडिंग जो है, टेम्परेचर, जहां तक आपने बल्ब की बात की थी, तो आप आजकल क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर जगह लगभग अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिक ब्रूडर का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो इलेक्ट्रिक नहीं है तो गैस जो सिलेंडर आते हैं, गैस ब्रूडर का भी प्रयोग किया जा सकता है, उससे भी हीट बनाई जा सकती है। टेम्परेचर स्केल पर ध्यान रखिए, पहले सप्ताह में जितना टेम्परेचर है दूसरे सप्ताह में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आप डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर हम इसके बारे में, तापमान के बारे में जरूर बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक दर्शक ने हमें ईमेल के जरिए तापमान का सवाल भी जो है वो पूछा है। लेकिन डॉक्टर लिपि, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि मुर्गी पालन की भी बात हो रही है, तो किस तरह, अभी जैसे बात की हमने यहाँ पर बीमारियों के बारे में, टीकाकरण के बारे में, प्रोटीन डेफिशिएंसी को किस तरीके से ये जो पशुपालन अवसंरचना विकास निधि है कैसे कवर करती है? देखिए, इस समय प्रोटीन डिफिशिएंसी, भारत एक देश है जहाँ पे कुपोषण बहुत ज़्यादा है। अभी पूरा जितना हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, जो कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होती है, वो उतना प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा है। अंडा और मीट दोनों ही प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत हैं। तो जो भी कंपोनेंट, जो भी एक्टिविटी, अगर हम, जैसे कि इसमें मैंने बताया कि एक मीट प्रोसेसिंग एक कैपेसिटी, एक कैटेगरी है, उसके द्वारा जब अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे तो घर में बच्चे भी उसको शौक से खाएंगे और जिस तरीके से प्रोटीन की कमी पूरी होगी। जहाँ तक बढ़ाने की बात है, तो भारत सरकार इस समय और भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जिसमें कि मुर्गी पालन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। उसमें एक है जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसमें भारत सरकार 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान को 50% तक की सब्सिडी मिलती है और जो मैक्सिमम उसकी लिमिट है वो 25 लाख तक है। तो जब कोई एक छोटा किसान या एक युवा अगर एक पोल्ट्री फार्म बनाएगा तो उससे उत्पाद अच्छा होगा, अंडा ज़्यादा होगा और मीट प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी, तो उससे जो है कि प्रोटीन जो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से सब लोग उसको अच्छे से मिल पाएगा। बिल्कुल। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में, और साथ ही बात हो रही है किस तरह से सर्दियों के इस मौसम में आप रख सकते हैं मुर्गियों का रखरखाव और कैसे आपने करना है फार्म प्रबंधन। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, बेहिचक या तो आप हमें फ़ोन करें या कार्यक्रम के दौरान भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। अगर आप ईमेल करना चाहें तो उसके जरिए भी अपने प्रश्न हमें तुरंत यहाँ पर भेज सकते हैं। नोबेंदु रॉय जी ने बिहार से हमें ईमेल किया है, डॉक्टर हिमांशु, और वो जानना चाहते हैं कि सर्दियों में मुर्गी के आवास का तापमान कितना होना चाहिए और इसे कैसे बनाए रखें, जैसे कि जो अभी हम बात ही कर रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा प्रश्न है उनका, क्योंकि सर्दियों में तापमान के बगैर तो बात बनेगी नहीं मुर्गी पालन में। तो तापमान, जैसा कि मैंने पहले भी 2 बार बताया कि 25 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहिए। इसके लिए ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, आप पर्दे ऊपर तक कर दीजिए, थोड़ा बहुत छोड़ दीजिए पर्दा, जिससे कि क्रॉस वेंटिलेशन भी हो जाए। ठंडक के समय में, रात के समय में आप ऊपर तक पर्दे पूरे बंद कर दीजिए। पर्दे बिल्कुल आपके साफ रहने चाहिए। और अंदर आप इलेक्ट्रिक ब्रूडर से या गैस ब्रूडर से किसी तरह से आप टेम्परेचर को, जो ब्रूडिंग एरिया है वहाँ पर 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करें। और यदि आपके यहाँ लाइट चली जाती है तो गैस ब्रूडर एक अच्छा साधन है। और उसके साथ साथ हर हफ्ते में आप टेम्परेचर को 5 डिग्री फ़ारेनहाइट की उससे गिराते चले जाइए, यदि आपको लगता है थोड़ी ठंड कम हो रही है। पर टेम्परेचर स्केल आपकी बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए और हमेशा फार्म पर रहनी चाहिए, क्योंकि यही नहीं कि सर्दी मौसम में, अन्य दूसरे मौसम जब आएंगे गर्मियों में अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें फार्म को ठंडा भी करना पड़ेगा, वैसे ही हमको गर्म करना चाहिए। तो आप इतना नॉर्मल टेम्परेचर बना के यदि आप रखते हैं अपने फार्म का, तो आपकी मुर्गियां जो उसमें है स्वच्छ होंगी, स्वस्थ रहेंगी। एक चीज़ और है साथ में कि मुर्गियां एक के ऊपर एक ढेर के रूप में इकट्ठे होने लगती हैं। तो मुर्गी पालक को या जो लेबर वो रख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक डंडे में कोई भी कॉली पॉलीथीन वगैरह करके उसको अब बराबर दौड़ाते रहिए, एक जगह इकट्ठी मत होने दीजिए शुरुआत के 7-8 दिन में। यदि एक के ऊपर एक इकट्ठी होंगी तो मृत्यु दर बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो मुर्गी पालन टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो आपका अच्छा जाएगा।
बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर डॉक्टर हिमांशु, मेरा आपसे एक सवाल और है कि जब हम फार्म प्रबंधन की बात करते हैं तो किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए? क्या टीन के शेड का फार्म बनाना चाहिए या किस तरीके का फार्म जो है वो होना चाहिए? और तकरीबन इसमें लागत जो है वो हमारे किसानों की कितनी आती है? देखिए, निश्चित तौर पर मुर्गी पालन करते समय, क्योंकि हमें हर एक चीज़ की को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है, तो लागत एक बहुत बड़ा है। एक पैसे की मुर्गी पालन में बहुत बड़ी वैल्यू। तो मैं पहले स्ट्रक्चर बता देना चाहता हूं कि 1 से 1.5 फीट तक मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में ये जानकारी हम आपको जरूर देंगे। आप देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, सुनील कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपने कॉल किया है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से हमें क्या सब्सिडी मिल सकती है पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए? बिल्कुल जी, डॉक्टर लिपि। सुनील जी, अगर आपको पोल्ट्री फार्म खोलना है तो इस समय नेशनल लाइव स्टॉक मिशन भारत सरकार का एक मिशन है जिसने एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है nlm.udyamimitra.in। उसमें पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए आपको 50% तक की सब्सिडी मिलेगी और जो सीलिंग है वो 25 लाख तक की होगी, जिसमें आप एक हैचरी खोल सकते हैं, एक मदर यूनिट बना सकते हैं और एक पेरेंट यूनिट बना सकते हैं। इसकी सहायता आपको भारत सरकार से मिलेगी और आपको किसी भी कागजी कार्यवाही में नहीं पड़ना है। आप इस पोर्टल पे जाइए nlm.udyamimitra.in, अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ भरिए, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वहाँ डालिए और वो हमारे पास आ जाएगा और हम उसको बैंक को भेज देंगे, जहाँ से आपको बाकी 50% अगर आप चाहें तो बाकी 50% लोन आपको बैंक देगा। बिल्कुल। तो सुनील कुमार जी, यहाँ पर तमाम जानकारियां जो हैं वो डॉक्टर लिपि ने आपको दे दी हैं। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। जी शाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? अरे मैम, हमको ये जानना है कि पशुपालन के लिए अनुदान मिल जाएगा क्या, कितना मिलता है?
बिल्कुल, अनुदान के संबंध में ये भी जानकारी लेना चाहते हैं, डॉक्टर लिपि क्या बताएंगे? अगर आपको पशुपालन में अलग अलग कैटेगरी, अगर आप मुर्गी पालन से जुड़े कोई व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, उसमें आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, जो कि मैक्सिमम 25 लाख तक की है। अगर आप भेड़ बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, जो कि 50 लाख तक है की लिमिट है जिसमें। जी बिल्कुल। और आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं डॉक्टर हिमांशु का। डॉक्टर हिमांशु, ब्रेक पर जाने से पहले फार्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में मैं आपसे जानकारी लेना चाह रही थी और हम बात करने वाले थे लागत के बारे में। मैं चाहूंगी कि आप वो जानकारी आगे बढ़ाएं। देखिए, निश्चित तौर पर जो शेड बनाया जाता है तो शेड में 1 से 1.5-2 फुट तक आप ले जा सकते हैं ईंटों का स्ट्रक्चर। उसके बाद सीधे आप जालियों का स्ट्रक्चर दे दीजिए 7-8 फुट का दोनों तरफ से, और फिर बीच में जो होता है लोहे की टीन या न डाल के एस्बेस्टस की सीट डालें, क्योंकि तापमान को जो है कई बार वो कम कर देती है। लोहे की टीन जो है उसमें टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। उस तरीके की सीट, और बीच की जो ऊंचाई होती है वो 14 फीट के आसपास होती है। इसके अलावा मुर्गी पालन में आपके चिक्स तो आते ही हैं, साथ में आपके पानी वाले और जो खाद्य वाले आहार के बर्तन, इन सब की चीज़ें भी आती हैं। उसके अलावा यदि मुर्गी पालन बड़े स्तर पे किया जा रहा है, किसी ने ट्रेनिंग वगैरह लेके चालू किया है, पहले कर चुका है, तो अपनी छोटी सी चक्की भी लगा सकता है, जिसमें कि वो अपना आहार वगैरह भी तैयार कर सकता है। तो छोटी चक्की भी 15-20 हज़ार में आ जाती है, जिसमें कि कंसनट्रेट बाहर से खरीद के और मक्के को मिला के दोनों का तैयार कर लिया जाता है मिक्सचर, और फिर वो मुर्गियों को दे दिया जाता है। इन सबका यदि कास्ट देखा जाए तो यदि आप पूरी मुर्गी पालन की कास्ट देखेंगे, क्योंकि कई बार में मुर्गी पालक के पास इतना पैसा नहीं होता तो वो रेंट पे जाके मुर्गी पालन चालू करता है। यदि आप अपना खुद का मुर्गी पालन का शेड बनाना चाहते हैं तो तकरीबन इसमें आपका 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास खर्चा 5,000 मुर्गियों का जो मुर्गी पालन का शेड होगा आपका आ जाएगा। और उसके अलावा यदि आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो रेंट पे आपको दूसरे ढंग से मिलेगा। तो रेंट का जो होगा, टोटल आपका जो खर्चा आएगा मुर्गी पालन में शेड का हटाने के बाद, यदि एक रनिंग कास्ट की बात करी जाए, यदि हम 5,000 चिक्स पाल रहे हैं तो आज की डेट में जिस तरीके से फीड की रेट बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, 130 से 140 रुपए आपका प्रति चिक्स खर्चा आता है पूरे मुर्गी पालन में। और अगर आपको ठीक ठाक रेट मिल जाता है तो इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। पर आपको जो शेड की कास्ट है ये आपकी अलग रहती है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है राजवीर जी, बाराबंकी से। आइए उनका सवाल शामिल। स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा? आप अपना सवाल दोबारा से दोहराइए राजवीर जी। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, निश्चित तौर पर राजवीर जी, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि मुर्गी पालन आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए। आप किसी भी, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, पशुपालन विभाग है जो कि ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान IVRI बरेली है। इस तरीके के कई संस्थान हैं जो कि ट्रेनिंग भी देते रहते हैं। तो उसमें 1 हफ्ते से लेके 15 दिन तक की ट्रेनिंग होती है पोल्ट्री की। तो वो आप ट्रेनिंग लीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाए कि किस तरीके से मुर्गी पालन हमको करना चाहिए, अंडे का या मांस का। उसके पश्चात फिर आप अपना मुर्गी पालन खोल सकते हैं। यदि आपके पास पैसे की कमी है तो आप बैंक से, जैसा कि मैडम ने बताया पहले, बैंक की बहुत सारी योजनाएं मुर्गी पालन पर, वो आप सब्सिडी लेके अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं। और जो भी आपका स्थान का चयन करना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। निचले लो लाइन एरिया में यदि आप मुर्गी पालन खोल देंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जब बारिश का मौसम आता है। तो हमेशा ऊंचे स्थान का आप चयन करिए, सही नस्ल का चयन करिए, अच्छा उनकी जो ठंड का मौसम है तो उनकी अच्छे से ब्रूडिंग कराइए, अच्छे से आहार वगैरह खिलाइए। यदि आप सारी चीजें जो मैंने चीजें बताई आपको कि प्रतिजैविक दवाएं दें, विटामिन दें, उनके वैक्सीनेशन पूरा अच्छे से कराएं, यदि आप सारी चीज अच्छे से करेंगे तो राजवीर जी निश्चित तौर पर शुरुआती यही चीजें होती, फिर आपका जो है मुर्गी पालन में इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप आगे फायदा ले सकते हैं। जी, हमारे अगले कॉलर सतबीर जी पानीपत हरियाणा से मौजूद है फोन लाइन पर। उनका भी आइए सवाल शामिल करें। हेलो सतबीर जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जानना चाहता हूँ जी, पिछली साल मैंने स्कीम आई हुई थी, 2 भैंसों का लोन अप्लाई करा था। ठीक है। और जी सर, मेरा मतलब 1000 रुपए लेगा तो डॉक्टर ने पास किया वो जी। और जी फिर वो पास हो गया, आ गया, और बैंक ने अब तक नहीं दिया। मैं भैंस ही बेचती मैं। ठीक है। गरीब
जी बिल्कुल, डॉक्टर लिपि क्या बताना चाहेंगी? भारत सरकार की इस समय जितनी भी योजनाएं चल रहे हैं, आपने हो सकता है राज्य सरकार के द्वारा ये लोन लिया होगा। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो हमारी वेबसाइट dahd.nic.in में है, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उसका सारा विवरण वहाँ मौजूद है। तो आप उधर उस वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे से अपनी सहायता ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात करें ऋण के बारे में, तो इसमें अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहें डॉक्टर लिपि, तो कहाँ से कर सकते हैं हमारे किसान? और मैक्सिमम, अधिकतम और मतलब मिनिमम कितना जो है वो मिल सकता है लोन हमारे किसान? देखिए, हमारी जो स्कीम इस समय AHIDF जिसकी हम बात करें, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि, इसमें पोर्टल पे ही सारे लिस्ट हैं बैंकर्स की। जब आप एप्लीकेशन भरेगा कोई भी उद्यमी, तो जब वो एप्लीकेशन भरेगा तो उसमें उसको एक फील्ड आएगा जहां उसको अपनी पसंद का, अपने मन का एक बैंक चूज करना है जहां भी वो कंफर्टेबल हो, और उसकी कौन सी ब्रांच है वहां, और उसमें सारी लिस्ट एक है कि कौन सी बैंक से कितना। जहां तक कि मिनिमम और मैक्सिमम सीलिंग की बात है, तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कोई भी सीलिंग नहीं है। हमने 10 लाख तक का लोन भी किया है और 250 करोड़ तक का भी लोन इसमें अप्रूव हुआ है। तो उसमें एक कोई भी लिमिट नहीं है। तो छोटे से छोटा किसान और बड़े से बड़ा उद्यमी इस योजना का फायदा उठा सकता है। बिल्कुल। ईमेल के जरिए भी हमारे पास एक प्रश्न आया डॉक्टर हिमांशु आपके लिए। कृषंका चंद्रा जी लिखते हैं झारखंड से, क्या मुर्गियों और मुर्गी फार्म का बीमा हो सकता है और उसके फायदे क्या रहेंगे? जी, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी व्यवसाय आप चालू करते हैं और मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको इसका बीमा अवश्य कराना चाहिए। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है या ओरिएंटल इंश्योरेंस जो कि आपके बीमा करते हैं, इसकी कास्ट जो है 3 से 4% के आसपास आती है। तो अपनी अंडे वाली जो भी मुर्गियां होती हैं उनका हमें बीमा निश्चित तौर पर करवाना चाहिए। मान लीजिए फार्म में कोई दिक्कत हो जाती है, सडनली कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि फार्म में नुकसान हो जाए, तो फिर आपको बीमा से इस चीज़ का राहत मिलता है और आपको बैच वाइज जो है बीमा या एनुअल बीमा पेड करना पड़ता है। तो आप बीमा अवश्य कराएं। बीमा कराने से आपको फ़ायदा होगा, जिससे कि आपका नुकसान होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर राम नरेश जी उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी सर। जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हम यही जानना चाहते हैं कि जो ये टीवी पर दे रहे हैं किसान पे जी, कि पोल्ट्री फार्म के लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा और उसके बाद लोन मिलेगा जी, तो मेरे पास 150 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ाई का एक फार्म बनवा रहे हैं। तो इसी विषय में पूछना था कि ट्रेनिंग कहाँ होगा, कैसे होगा, और जी, तो आप प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको पहले तो बताऊं, जो आपने अभी लंबाई बताई 150 फीट लंबा और 40 फीट चौड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया चौड़ाई आप अपने जो फार्म की है वो 30 फीट ही रखिए। लंबाई आप चाहें तो 140-150 कर सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाके प्रशिक्षण ले सकते हैं। पशुपालन विभाग है स्टेट डिपार्टमेंट का, राज्य सरकार का, वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान और आपका जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर कई 2-3 महीनों के अंतर पे ट्रेनिंगें चलती रहती हैं, वहाँ पर आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो पहले आप प्रशिक्षण इन जगहों से ले लेंगे और तत्पश्चात ऋण की जहां तक बात है, यदि आपको जरूरत लगती है ऋण की, तो फिर आप बैंक से कांटेक्ट करेंगे। और नाबार्ड बैंक के प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि मैडम ने बताया कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, उन सब का फायदा बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद जब आपको जानकारी हो जाएगी तब आप फायदा लेके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर लिपि, यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में भी बात की। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो हमारे जो पशुपालक हैं वो कहाँ से बनवा सकते हैं? देखिए, कई सारे ऐसे किसान हैं जिनको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाए। तो क्या है, इस पोर्टल पे ही जो कि hidf.udyamimitra.in है, उसमें करीबन 4000 से ज़्यादा DPR में बनाने वाली एजेंसीज़ के नाम इंक्लूडेड हैं। जो भी इस पोर्टल पे जाएगा वो एजेंसी से देखेगा और जिस राज्य से वो बिलोंग करता है वहाँ से देख के उनसे कॉन्टैक्ट करके उसका, और साथ में ही हमने इसी पोर्टल पे मॉडल DPR कि किस तरीके से पोल्ट्री फार्म के लिए या फिर कोई भी डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किस तरीके से, या एनिमल फीड यूनिट से किस तरीके से बनाना है, उसका एक मॉडल हमने इसमें अपलोड किया हुआ है। कोई भी अगर देखेगा उसी तरीके से उसमें डाल सकता है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नरेश जी पाली राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो। मेरा नाम नरेश से हेलो नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे?
जी मुझे पशुपालन के लिए लोन चाहिए था, गाय भैंस के लिए। ठीक है, तो ऋण के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं कि कहाँ से मिल सकता है? जी सर, जी मैडम। बिल्कुल, डॉक्टर लिपि। राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक भारत सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसमें आप 50% तक सब्सिडी ले सकते हैं, पर वो नस्ल सुधार के लिए है। तो कोई भी देसी नस्ल की गाय या भैंस अगर आप रखते हैं और उसका अगर आप एक फार्म लगाते हैं तो उसमें कम से कम 200 गायें हैं और वो आप उसके लिए आपको 4 करोड़ तक का और 50% सब्सिडी आपको भारत सरकार द्वारा मिल जाएगी। इसकी भी जितना भी विवरण है हमारी वेबसाइट dahd.nic.in में इस समय उपलब्ध है। बिल्कुल, तो आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में और साथ ही बात हो रही है सर्दियों के मौसम में कैसे आप रख सकते हैं मुर्गियों का ख्याल और कैसे करना है फार्म प्रबंधन। इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज बात हो रही है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में और साथ ही बात हो रही है सर्दियों के मौसम में कैसे करना है मुर्गियों का रखरखाव। हमारे अगले कॉलर कमलेश जी चित्रकूट से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। जी मैं पालन करना चाहता हूँ। अपना सवाल दोहराइए। बकरी पालन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो है ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? इसके लिए आप प्रशिक्षण के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? जी जी, प्रशिक्षण हो जाएगा तो उसका डिप्लोमा मिल जाएगा हमें। ठीक है, डॉक्टर लिपि क्या जानकारी दे पाएंगे? तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर जो इस समय बकरी पालन की योजना है उसमें ये एक क्लॉज भी है कि आपको ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, ट्रेंड होना। तो आप अपने राज्य सरकार के पशुपालन विभाग में आप अगर जाएंगे तो उनके कोई फार्म्स होंगे जहाँ पे वो ट्रेनिंग अवश्य करा रहे होंगे, वरना CIRG मखदूम जो है ICR का, वहाँ पे भी ये ट्रेनिंग आपको कराई जाती है। और इसी ट्रेनिंग के करने के बाद आप इसमें 50% तक की सब्सिडी जो कि 50 लाख तक की है वो आप एक बकरी पालन कराने के लिए आप ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हिमांशु, यहाँ पर ईमेल के जरिए एक और सवाल है हमारे पास। कमला देवी उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, मुर्गियों का पाचन तंत्र जो है वो कैसे ठीक किया जा सके? निश्चित तौर पर देखिए, पाचन तंत्र ठीक करने के लिए मुर्गियों का जो आहार वगैरह होता है वो अच्छा होना चाहिए। आहार पर क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, तो उनको आहार वगैरह अच्छा देंगे हम लोग। जो भी मुर्गी का आहार होता है, मक्का है, ज्वार बाजरा, इनमें जिसका चयन करेंगे, या राइस पालिक्स है, सोया केक है, मूंगफली का खिली है, या आपकी जो भी
गेहूं का भूसी वगैरह का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा खनिज मिश्रण और नमक, इन सब का एक पूरा कंपोजिशन तैयार करके आप जब अपनी मुर्गियों को खिलाएंगे तो उनका जो पाचन तंत्र है वो ठीक रहता है। होता क्या है, कई बार हमारी मुर्गियां छोटी होती हैं और उनको हम केवल मक्के के बेस पे पालना चालू कर देते हैं। तो ये शुरुआत में देखा गया कि जब तक मुर्गी का वजन हमारी 500 ग्राम 550 ग्राम तक ना हो जाए, खाली मक्के का आप सेवन न कराएं, जो बना बनाया रहता है उसको दीजिए, या आप कंसंट्रेट और जो है आपका मक्का दोनों को मिलाकर इसको चालू कर दीजिए। साथ में लीवर टॉनिक जो होता है, लीवर टॉनिक को भी हमें मुर्गी को देना चाहिए। मुर्गी का पाचन अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि उसको हम देंगे 7 दिन से लेके 11 दिन 12 दिन तक, यदि हम ये 4-5 दिन दे देंगे तो उसका जो पाचन है वो बहुत ही अच्छा रहता है और मुर्गी अच्छे से सर्वाइव कर जाती है और अपने उद्देश्य में जो मांस या अंडा जिसके लिए पाली गई है वो अपने उद्देश्य में सफल रहती है और अच्छे से अंडा मांस का उत्पादन करती है। बिल्कुल। डॉक्टर लिपि, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे उद्यमी हैं उनके लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया, एक तो ये पशुपालन अवसंरचना विकास निधि है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। ये सारी योजनाएं हैं जिसमें भारत सरकार किसी न किसी तरीके से सहायता कर रही है, चाहे वो कैपिटल सब्सिडी की हो जो कि 50% तक है, या वो इंटरेस्ट सबवेंशन हो जो कि बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें से छूट देती है। तो ये सारी योजनाएं जो हैं वो किसी भी उद्यमी, जो खास करके युवाओं हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकती हैं। बिल्कुल। आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार आ सकता है इससे, क्या बताएंगे? जब कोई भी उद्यमी इसमें शुरुआत करेगा, हमारे कंट्री का जो इस समय देश का जो लाइफ स्टॉक वेल्थ जिसे कहते हैं, जिसमें प्रोडक्शन रैंक, जिसमें हम कैटल में नंबर 1 रैंक करते हैं, एग प्रोडक्शन में हम नंबर 3 रैंक करते हैं, मीट प्रोडक्शन में हम नंबर 5 रैंक करते हैं। हम वहाँ तक तो पहुँच गए हैं कि प्रोडक्शन डेटा हमारा बहुत अच्छा है, पर अभी तक हम उसको उस सीमा तक नहीं पहुँचा पाए हैं कि जिसका उसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो उसके लिए ही ज़रूरी थी, तभी एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को बढ़ाना और किसी भी प्रोडक्ट को और क्वालिटी में कितना, उसको गुणवत्ता किस तरीके से दी जाए, उसके लिए ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं ताकि हम इसको एक्सपोर्ट भी करें और इससे हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो भी इम्प्रूव होगा। बिल्कुल, एक्सपोर्ट के संबंध में भी आपसे ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से एक्सपोर्ट में जो है वो इससे सुधार जो है वो आ सकता है, इसके बारे में ज़रूर जानकारी लेंगे। डॉक्टर हिमांशु, ये बताइए कि मुर्गियों में आमतौर पर कौन कौन सी जो है वो बीमारियाँ जो है वो हो सकती हैं, और क्या वो बीमारियां जो मुर्गी पालक है क्या उनको भी लग सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ तक बीमारी की आपने बात की, तो मुर्गी पालन में इसीलिए टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुर्गियाँ में वायरस से फैलने वाली बीमारियाँ और जीवाणु से फैलने वाली बीमारियाँ बहुत सारी होती। रानीखेत जैसे कि एक बीमारी है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, उसमें अक्सर हमारा मुर्गी पालक समझ नहीं पाता और अक्सर मुर्गियों की जो गर्दन होती है बिल्कुल ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और पूरा शरीर उसका नीला पड़ने लगता है और पीले कलर के उसे दस्त आने लगते हैं। तो ये इसके लक्षण होते हैं। यदि आप इस तरीके का कोई लक्षण देखते हैं तो तुरंत आप अपने जो पशु चिकित्सक है उससे तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि इस तरीके की जो बीमारी है वो हमारे पूरे फार्म को डैमेज कर सकती है। तो और इसके अलावा जो मुर्गियों से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाली जो बीमारी होती है, जैसे आपका बर्ड फ्लू बीमारी है, H5N1 वायरस से जो फैलती है, इस तरीके की बीमारियां हैं वो हमारे ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती हैं और देखा जाता है कि बड़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो इस तरीके का कोई भी फार्म के अंदर इन्फेक्शन आता है बर्ड फ्लू का, तो आप अपनी जो मुर्गियां जीवित भी बची हुई हैं उनको मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो मुर्गियां बचेंगी तो वो फिर दिक्कत दे सकती हैं। इन सबसे बचाव के लिए सबसे अच्छा है कि जो मुर्गी का टीकाकरण है, अंडे जो मांस वाली मुर्गियां होती हैं उनको 7वें दिन पर रानीखेत का लासोटा वैक्सीन, 15वें दिन पर IDB गंबोरो का वैक्सीन हमको दे देना चाहिए। दोनों वैक्सीन आंख में दिए जाते हैं। यदि आवश्यकता लगे तो बूस्टर डोज, क्योंकि खर्चा भी हमें देखना है, आवश्यकता लगती है तो खेत का लासोटा दे सकते हैं। अंडे वाली मुर्गियों में ये वैक्सीन देने के अलावा मुर्गियों का जुकाम और मुर्गियों की खांसी होती है, वैक्सीन लगते हैं, इंट्रामस्कुलर लगते हैं वैक्सीन, इनको लगवा देना चाहिए। और अंडे का जो कवच होता है, एक ड्रॉप सिंड्रोम वैक्सीन, वो 18वें, R2B वैक्सीन वो 8वें सप्ताह पर और 18वें सप्ताह पर रिपीट आती है मुर्गी में, वो बीमारियां नहीं आएंगी, हमारी मुर्गी स्वस्थ रहेगी। बिल्कुल। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और इतनी अहम जानकारियां जो है वो दोनों विषयों के संबंध में आप दोनों ने दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। जानकारियां हासिल की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के बारे में और साथ ही बात हुई कि आप देखभाल कर सकते हो, कैसे करना है फार्म प्रबंधन। उम्मीद करेंगे जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अब आइए आपको बता देते हैं कि कल हम किन विषयों पर करने वाले हैं चर्चा। कल बात होगी पपीते की खेती की देखभाल के बारे में, के फसल प्रबंधन की। इन दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी या कोई भी प्रश्न पहले से भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट करें
हेलो किसान 2015 फेसबुक पर जुड़ने के लिए फेसबुक पर भी आप अपने प्रश्न हमें लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060 और 61 आपके लिए उपलब्ध रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। और अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हेलो किसान कार्यक्रम का पहले का प्रसारण देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। गर्दन में नजर आए सूजन तो क्या अपनाई सावधानी। जानिए दूध उत्पादन में हुई कमी की असल कहानी, गलघोंटू रोग, लक्षण और बचाव। देखिए अपना पशु चिकित्सक रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये कहानी है एक पिता और उसके बेटी के बीच के मतभेद की। मैं अपनी बेटी की हर चाल से 4 कदम आगे रहना चाहता हूँ। I'm sorry पर ये वकील बिकाऊ नहीं। अब देखना ये है कि जीत सच की होती। लकीरें किस्मत की, कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचह से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का। देश के छोटे किसान 8,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। कैसे बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड? आवेदन के लिए कहां करें संपर्क? कौन कौन से लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स? किसान क्रेडिट कार्ड पर फुल रिपोर्ट में इस शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। The girls football is equally important, like what we are looking for boys football also. Football is in the blood of every goal. I would like the more spread to happen. Our girls dominated Goan football. आप महान है धर्मराज। आप अपनी माता, अपने भ्राता, अपनी पत्नी को त्याग सकते हैं, किंतु धर्म को नहीं। वासुदेव, ये आपने क्या किया? हमने वही किया कृष्णा, जैसा हमें निर्देश दिया गया था। क्या तू मेरी अवहेलना करके हिमालय जाना चाहता है? यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तू यहाँ से आगे बढ़ा तो 4 कदम भी नहीं चल पाएगा। बुद्धिमान कौन है? दुर्भाग्य का कारण क्या है? उड़न खटोला झूठा नहीं है। बच्चे झूठ नहीं बोलते। आदिनाथ की बातों में सच झलक रहा था। बाबा, बहुत जोर से भूख लग रही है। फिर तो तेरे साईं से बहुत बड़ी भूल हो गई। राम जी भला करेंगे।